ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था? एग्रीकल्चर। ओके, सेकंड पे? गुड। थर्ड पे? ठीक है। इसके बाद हमारा प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे में कुछ भी प्लान नहीं किया गया था। जो हमारा पहले से जितना स्ट्रगल था, जो भी पहले का प्रायर प्लान था, उस चीज को कंप्लीट करना था। ठीक है। उस टाइम पता चला कि हमारे पास बहुत ज्यादा। रोल नंबर 19 एनोटेशन पे कंट्रोल करिए या होल्ड ऑन। चलिए, व्हाट वी वर डिस्कसिंग, प्लान हॉलीडे में ये तो पता चल गया कि क्राइसिस था। ठीक है। वीट का कौन सा वैरायटी था जो लेना पड़ा था? PL 480। तो पता चला कि सबसे प्रायर चीज जो हम लोग को फोकस करना है, दैट इज ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है। क्राइसिस इन एग्रीकल्चर एंड सीरियस फूड शॉर्टेज रिक्वायर्ड अटेंशन। फाइन। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी वाज इम्प्लीमेंटेड। इट इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, शॉर्ट फॉर्म HYV। ठीक है। तो ये HYV वाला जो कॉन्सेप्ट है कब आया? दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। यहाँ पे देखिए, फोर्थ 5 ईयर प्लान में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का चर्चा है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन? MS स्वामीनाथन। फाइन। फोर्थ 5 ईयर प्लान टारगेट क्या था? 5.7% अचीवमेंट, यानी नॉट अप टू द मार्क। ठीक है। क्या था, क्या अचीव करना था? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। गरीबी हटाओ, टारगेट वाज 5.5। यहाँ पे गरीबी हटाओ यानी पॉवर्टी एलिवेशन पे सबसे ज्यादा यहाँ पे टारगेट किया गया था। फाइन। अब यहाँ हुआ क्या क्या? फेलियर, क्योंकि देख रहे हैं टारगेट 5 था, 5.7, और अचीवमेंट हुआ 3.30। फिर इंदिरा गांधी का उस टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ था, 14 मेजर इंडियन बैंक। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एडवांस एग्रीकल्चर। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन। ठीक है। ये सारा आपको पता होना चाहिए। अब आ जाइए फिफ्थ पे। फिफ्थ पे देखिए, अगेन टारगेट अचीव तो कर लिए। जो लोग इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, रिमेंबर, क्वेश्चन कभी भी बम्बार्ड हो सकता है। इफ यू विल बी आंसरिंग, यू विल स्टेइंग इन द क्लास, अदरवाइज टाटा बाय बाय। अंडरस्टूड? तो फोकस यहाँ पे जो भी चर्चा चल रही है वहीं पे रोक दीजिए और फोकस यहाँ लाइए सबके सब। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में देखिए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है। यहाँ पे भी पॉवर्टी को हटाने की बात हो रही है। और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर पे ज्यादा फोकस किया गया था कि दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इन सब पे फोकस किया गया था। इमरजेंसी के बारे में सुने होंगे। इमरजेंसी लागू हुआ था कब? 25 जून 1975। किसकी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। ठीक है। तो ये इकलौता प्लान है जो बीच में टर्मिनेट करना पड़ा था। एक तो आपका 12th है जिसमें मोदी गवर्नमेंट आ गई थी, वो तो है, लेकिन ये 5 ईयर प्लान है, वो तो एंड था, प्लानिंग कमीशन का तो एंड ही था। लेकिन ये इकलौता प्लान है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो बीच में ही प्लान को रोकना पड़ा। आप देख रहे होंगे 74 to 79 it was its duration, but it progressed till 78, means on 78 it was being terminated. तो इकलौता प्लान जो टर्मिनेट हुआ है बीच में इज ऑफ फिफ्थ ईयर प्लान। ठीक है। क्यों? उस वक्त आई जनता गवर्नमेंट। ठीक है। जनता गवर्नमेंट के आने के बाद आप कुछ कुछ फेमस कंपनी का नाम सुने होंगे, IBM, कोका कोला। तो ये जनता गवर्नमेंट के आने के बाद वो मतलब इतना स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट रूल एंड रेगुलेशन था बाहर की कंपनी के लिए कि ये सारे कंपनी को छोड़ के जाना पड़ा इंडिया। ठीक है। और नन कांग्रेस गवर्नमेंट पहली बार सत्ता में आई थी, तो इन लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन और जो थिंकिंग था वो सारा कुछ डिफरेंट था। ठीक है। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, टर्मिनेट हुआ ये प्लान। किसके द्वारा? जनता गवर्नमेंट के द्वारा। द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ओनली प्लान व्हिच स्टॉप्ड इन बिटवीन। ठीक है। किसके द्वारा लीड हो रहा था ये? मोरारजी देसाई।
ठीक है। तो 78 से लेके 79 के प्लान को हम लोग बोलते हैं रोलिंग प्लान। ठीक है, जो ब्रेक हुआ दैट इज रोलिंग प्लान। क्या था? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। डन। अब 6th पे ध्यान दीजिए। 6th पे भी पॉवर्टी एज इट इज है। डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग कंडीशंस ऑफ एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। यानी पॉवर्टी एलिवेशन तो था ही, इकोनॉमी को एक्सपेंड करने की भी बात हुई थी। ठीक है, यहाँ पे भी टारगेट अगर देखें तो टारगेट वहां ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हो चुका था, फैमिली प्लानिंग भी इसी टाइम लाया गया। टारगेट यहाँ पे 5.2 अचीव हम लोग कर पाए थे 5.4%। ठीक है, तो 5th 5 ईयर प्लान भी हमारा अचीव हुआ, 6th 5 ईयर प्लान भी अचीव हुआ। ठीक है, अब आइए 7th पे। 7th पे देखिए, emphasis on the policies and program that would accelerate the growth in food grains production। ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे emphasis हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने की बात हुई है, प्रोडक्टिविटी राइज करने की बात हुई है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन प्रायोरिटी। अभी तो 90 ही है, एक्चुअल में प्रायोरिटी 91 के बाद मिला है। ठीक है, अभी हालांकि यहाँ पे है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दिया जाए, लेकिन उस वक्त 90 तक भी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आई तब हमको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ा 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी। ठीक है, एलपीजी के बारे में सुने, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में सुने। ठीक है, तो यहाँ तक ये इशू था। अब अचीव क्या कर पाए इसमें 7th 5 ईयर प्लान में? With the growth rate of 6%, this plan was proved successful in spite of several drought condition। यहाँ पे भी drought सूखा यहाँ भी आया था, इस वक्त भी आया था। For the first 3 years consecutively, this plan introduced program like जवाहर रोजगार योजना। भी ये योजना क्या है? ये राजीव गांधी लेके आए थे, इसके नाम भी यहाँ पे रिटर्न है, राजीव गांधी। ये जवाहर रोजगार योजना में ये इंश्योर किया जाता था जितने रूरल बैकग्राउंड के जितने भी लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको रोजगार दिया जाए। ठीक है, ये इसी का प्रोविजन था, इसी प्लान के अंदर आ रहा था। ठीक है, इसके बाद अगेन ब्रेक, फिर से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, अगेन एनुअल प्लान 89 to 91। अनसर्टेनिटी 91 में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तुरंत डिस्कशन हुआ। it was the beginning of privatization and liberalization in India। एक्सचेंज रेट बहुत ही कम हो चुका था हमारा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा बहुत ही गिर चुका था। ठीक है, अब आ जाइए 8th पे। अब 8th पे जो है ड्रास्टिक चेंज हुआ हमारा इकोनॉमी में, ड्रास्टिक चेंज 92 से 97। क्या हुआ? पहले तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, allied sector and the manufacturing sector, growth in export and import। ठीक है, एक्सपोर्ट पहले क्या था? कंजर्वेटिव अप्रोच था, हम अपने फॉरेन करेंसी को बाहर जाने ही नहीं देंगे। अब धीरे धीरे जो भी बीडी वगैरह लगा हुआ था उसको लिबरलाइज करना शुरू हुआ। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। पहले डेफिसिट हो चुका था 91 से पहले, है ना, करंट अकाउंट और जितना भी फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी हो चुका था। अब ये टारगेट बनाया गया था कि इन सब चीज को इंप्रूव करेंगे। To undertake an annual average growth of 5.6%। All right? और इसको हम क्या ऑब्जेक्टिव क्या था? An average annual growth rate of 6.7% against the target of 7.6%। टारगेट था 5.6 और अचीव किए हम 6.78। ठीक है, और एलपीजी वाज इंट्रोड्यूस, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपका इसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आ जाइए 9th 5। ये बस एक रीडिंग दे दीजिए और कुछ कुछ जगह कॉमन है, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन कॉमन है, ये देख करके सर भारी मत कर लीजिएगा कि इतना कुछ याद रखना है। ठीक है, 2 5 ईयर प्लान से अब क्वेश्चंस नहीं आते, बट हम लोग को नॉलेज के तौर पे तो पता होना ही चाहिए ना कि पहले क्या हुआ था, कैसे गवर्नमेंट प्लान की, कैसे हम लोग का डेवलपमेंट हुआ आजादी के बाद। नॉलेज पर्पज से इट इज इम्पोर्टेंट। और आप देख रहे होंगे बहुत जगह कॉमन है पॉवर्टी एलिवेशन, बहुत जगह कॉमन है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इतना आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस टेबल ऑफ फॉर्म में याद रखिए कि अच्छा ये एग्रीकल्चर और ये है, इस पे फोकस, इस 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था पॉवर्टी पे। तो आपको याद मतलब कंटेंट थोड़ा कम हो जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 9th 5 ईयर प्लान पे। इस पे टारगेट है 7.1, अचीवमेंट 6.8, यानी वी वर नॉट एबल टू अचीव। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था? क्वालिटी ऑफ लाइफ, generation of productive employment, regional balance। What do you mean by that? बिल्कुल सही। पहले क्या हो रहा था? अर्बन सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था, रूरल सेक्टर एज इट इज बैरन हो रहा था। ठीक है, डेवलप हो ही नहीं पा रहा था।
तो रीजनल बैलेंस में ये इंश्योर किया गया, जैसे आप टैक्स कंसेशन वगैरह सुने होंगे, व्हाट इज टैक्स कंसेशन, अब क्या होता है, मान लीजिए अगर आप आउटस्कर्ट पे कौन डेवलप करना चाहेंगे अपना इंडस्ट्री, जब हमारा लोकेशन मतलब जो अर्बन एरिया से अगर हमारा लोकेशन दूर रहेगा, मार्केटिंग का खर्चा होगा, ठीक है, और फिर मान लीजिए रॉ मटेरियल मिलने में प्रॉब्लम होगा, तो कौन चाहेंगे रूरल सेक्टर में या आउटस्कर्ट में सिटी से दूर खोलना, चांस ही नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या की, अपने साइड से टैक्स कंसेशन, टैक्स रिबेट, सर्टेन टैक्स रिबेट देना शुरू की। तो अगर आप वहां लैंड लेते हैं तो लैंड में सर्टेन रिबेट मिला आपको, कि अगर आप वहां पे लैंड लेते हैं तो कुछ छूट, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ छूट, ठीक है, ताकि वहां पे अट्रैक्टेड हो करके लोग सेटल करें अपना इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये था आपका रीजनल बैलेंस, सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। और अगर उसको एक्सेस किया जाए तो इट अचीव जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 5.4, टारगेट से भी कम, yet industry growth was 4.5, which was higher than the target 3%. Service industry had a growth rate of 7.8%, ठीक है, and average annual growth rate of 6.7% was reached. लाइसेंस राज उस वक्त तक ऑलमोस्ट एबॉलिश हो चुका था, ठीक है। आगे हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पढ़ेंगे, लाइसेंस राज सिर्फ और सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्री में था, बाकी ऑलमोस्ट, लाइसेंस मतलब permit, written permission of the government, license is the written permission of the government। तो certain छूट दिया गया कि 5 इंडस्ट्री, आगे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, कि 5 इंडस्ट्री को छोड़ के, जिसमें आपका एक ये हो गया आपका ड्रग्स, ठीक है, फिर फार्मास्यूटिकल, टोबैको, ये सारे इंडस्ट्री छोड़ करके आप कोई भी इंडस्ट्री खोल सकते हो, उसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, लाइसेंस राज वाज एबॉलिश्ड। 10th 5-year प्लान में देखिए, अगर टारगेट है 8.1, अचीवमेंट अगेन वाज नॉट एबल टू अचीव, ठीक है। इसमें क्या था, जीडीपी, ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस करना, लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना, ठीक है, डबल द पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 ईयर, ठीक है, ये टारगेट था हमारा 10th 5-year प्लान का, ठीक है। और सक्सेसफुल, इट वाज सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी रेशियो बाय 5%, increasing forest cover to 25%, increase literacy rate to 75%, and economic growth of country over 8%, ठीक है। अब आ जाइए, एनडी है प्लानिंग आपका 5-year प्लान, 11th और 12th, उसके बाद दी एंड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। 11th में क्या फोकस किया गया था, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी तक देखिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का कोई चर्चा नहीं हो रहा था, ग्रेजुअली देखिए यहाँ पे आपका 10th से लिटरेसी रेट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 10th 5-year में, कि अगर आपको कंट्री का स्टेटस अपग्रेड करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, लिटरेसी रेट को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो लिटरेसी रेट पे फोकस किया गया। यहाँ भी देखिए 11th में भी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सर्विस टू 4%, फिर 10%, फिर 9%, इस तरीके से डेवलप हुआ। फिर प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2009, और मनरेगा, व्हाट इज मनरेगा, 100 डेज, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट। अब किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट, जैसे डैम बन रहा है, ब्रिजेस बन रहा है, तो उसमें आप 100 डेज का आपको एम्प्लॉयमेंट है। जो आसपास किसी सर्टेन एरिया में रहते हैं जहाँ ब्रिज बन रहा है, उसके कुछ एरिया तक, कुछ किलोमीटर तक जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो आकर के काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 12th 5-year प्लान। 12th में आपका फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव, inclusive growth, what do you mean by that? इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को हम फोकस नहीं दे करके ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, हर सेक्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, राइजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट टू 4%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ टू 10%,
and the target of adding over इतना मेगावाट ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ था आपका 12 5-year प्लान, और आप जान ही रहे हैं कब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। 12 to 17 है ना ये 12 5-year प्लान। और आपका नीति आयोग कब आ गई, और 14 में ये खत्म हो चुका था। ठीक है, तो ये था आपका 12 5-year प्लान। ठीक है, आपको बेसिकली नंबर पे उतना फोकस मत करिए, जस्ट इतना फोकस रहना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या हम कर पाए या नहीं कर पाए। ऑलराइट, नहीं टारगेट नहीं पूछता यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया इन लोग का अलग ही इशू है। फैन ऑफ करना है कर लीजिए ऑफ। डन। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन? लास्ट बेंच, फर्स्ट 5-year क्या टारगेट था? ऐसे ही कब तक चलेगा? आज की क्लास में क्या कर रहे थे आप? हाँ, if you were not there in my last class, haven't I suggested for active listening technique? एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या टेक्निक दिया गया था क्लास? जो जो चीज आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट, जैसे आप सुन रहे हैं वैसे आप लिखते चले जाइए की पॉइंट्स। हर क्लास में ऐसे खड़े हो जाना, ठीक है, इट्स एम्बैरेसिंग। यस और नो? देन प्लीज इम्प्रूव। नेक्स्ट, स्टैंड स्टैंड। हाँ, फर्स्ट 5-year प्लान क्या फोकस किया गया था? यस और नो? नेक्स्ट। ओके, अचीवमेंट हो पाया था? अचीव हो पाया था क्या? नहीं हो पाया था। नेक्स्ट, अचीव हो पाया था? नेक्स्ट, अचीव हो पाया था। इट वाज वेरी मच सक्सेसफुल प्लान। ठीक है, 3.6 के अराउंड टारगेट था, 5.6 के अराउंड अचीव कर लिए थे, तो इट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट, सेकेंड 5-year प्लान। ठीक है, कौन से मॉडल पे बेस्ड था? It was based on which model? Next. No, that one. Second 5-year plan was based on which model? कहाँ? पीडीएफ सामने रखे हुए हैं, फिर भी यू आर नॉट एबल टू आंसर, तो इसको क्या बोला जाए? याद नहीं है तो पीडीएफ तो सामने है। नो आंसर? नहीं देख पा रहे हैं अभी भी? हाँ, तो सिर्फ नेहरू ही दिख रहा है आपको। देखिए, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज फोकस। ओके तो बोलने से अब तो छूटेंगे नहीं, अब पुराने हो चुके हैं आप लोग, अब पनिशमेंट चाहिए। कौन सा मॉडल? मतलब प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं क्या?
Speak up. ये होता है नहीं सुनने का। जब जब लेक्चर डिलीवर होता है ना, तो आप लोग कोई किसी और दुनिया में रहते हो, ठीक है? तो ये सब थोड़ा जो कमी है उसको दूर करिए। नेक्स्ट मॉडल बताइए। नेहरू की बात क्या है भाई, यहाँ पीडीएफ है, इतना सिंपल है। महालनोबिस, महालनोबिस, महालनोबिस। इज इट दैट टफ टू प्रोनाउंस? अब वो भी लेक्चर, इट इज गिवन ओवर हियर। महालनोबिस, महालनोबिस, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट, थर्ड 5-year प्लान। Stop. Next, PL 480. What is that? PL 480. What is that? Okay, take your seat. You also take your seat. Next, what is HYV? HYV. HYV. Next, from last bench, HYV. HYV. और आप लास्ट बेंच क्यों चले गए हैं? हाँ बताइए, HYV। आवाज नहीं आनी चाहिए। एम आई क्लियर? अब बात करते हुए सुनोगे, क्लास से बाहर कर दूंगी। 4 बार मैं बोल चुकी हूँ, 4 बार के जब से आई हूँ आवाज नहीं होनी चाहिए, बार बार बोला जा रहा है। और जितने बच्चे खड़े हैं एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। हाँ, हाय एल्डिंग, ऋतिक शर्मा, यू वांट टू से समथिंग? फाइन। फोर्थ 5-year प्लान। नेक्स्ट, फोर्थ 5-year प्लान क्या फोकस था? Who is the father of Green Revolution? Next, father of Green Revolution. नहीं, जो पूछा गया वहां कहाँ थे? Next, say the answer and you can sit. Father of Green Revolution. से पूछा गया, उससे बताने दीजिए। Sit. Fifth 5-year plan. Fifth 5-year plan. Huh? What was the objective of fifth 5-year plan? Huh? Inflation, government. बीच में फुल स्टॉप भी है बाबू, ये भी देखिए। Next, when was emergency declared? In which plan was emergency declared? Next. Huh? 19? Which 5-year plan? You need to say fifth 5-year plan. Next question to you. Sixth 5-year plan target? Okay. Take your seat. Seventh 5-year plan. Which plan was introduced in seventh 5-year plan? Which plan was introduced? Plan. And what was the name for the plan? For hint, it was for employment. It was for employment. Which yojana was introduced? तो क्वेश्चन प्रोग्राम बोला जाएगा, योजना नहीं बोला जाएगा,
टेक योर सीट. नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी. टेक योर सीट. What is inclusive growth? Take your seat. Next, what is Manrega? Next. Manrega. Okay, fine. Take your seat. In fact, everyone take your seat. तो ये था आप लोगों का 5-year प्लान. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. तो इतना हम लोग गो थ्रू होने के बाद एक तरीके से ये ऑब्जेक्टिव तो दिख ही गया होगा. क्या क्या ऑब्जेक्टिव था? फर्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस किया गया. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस जीडीपी को इंक्रीज करने की बात हो रही है. ठीक है, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने की बात हो रही है. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंक्रीज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं कोई ना कोई प्रोग्राम के जरिए, ठीक है, कोई ना कोई प्रोग्राम के जरिए उसका डेवलपमेंट करवाया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए. ठीक है. An important aim of economic planning in India is to better utilize the available human resources of the country by increasing the employment level. Next one is self-sufficiency. You already know that. कई बार आ चुका है ये टर्म. Economic stability. ये stability means बार बार जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको थोड़ा स्टेबलाइज करना. ठीक है. Stable market condition in addition to the economic growth of India. This means keeping inflation low while also making sure that deflation in the price does not happen. Social welfare की provision की बात हो रही है and provision of efficient social service. ठीक है. Regional development already done. Comprehensive and sustainable development. What do you mean by sustainable development? हाँ, यानी इस तरीके से यूज हो कि अभी हमको प्रॉब्लम में ना रहे, हमारा बस जरूरत हो जाए और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो चीज कंजर्व रहे. दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑलराइट. नेक्स्ट, रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये सारा था आपका ऑब्जेक्टिव. ये ऐसा क्यों? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा जिससे क्वेश्चन आता है. 5-year प्लान से आए ना आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से क्वेश्चन होता ही होता है. ठीक है. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी? व्हाट इट इज? इट इज अ डॉक्यूमेंट. ठीक है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है. ठीक है. किस चीज, वो क्या चीज रहेगा उस डॉक्यूमेंट? दैट सेट्स द टोन इन इम्प्लीमेंटिंग, promoting and regulatory role of government. ठीक है. It was an effort to expand the industrialization and uplift the economy to its deserved height. It signifies the involvement of Indian government in the development of industrial sector. यानी इंडस्ट्री तो नाम ही सिग्निफाई कर रहा है कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात हो रही है. ठीक है. तो सारे सेक्टर को इकट्ठा प्लान आउट करना इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए ये डॉक्यूमेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो स्पेसिफाई करेगा किस ईयर में हम लोग किस किस चीज को डेवलप करेंगे. ठीक है. तो यहाँ सबसे पहला जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था जस्ट आजादी के बाद 1948. अब 48 सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु प्रेजेंटेड इट. पहले तो आया कब? तो ये आपका 6 अप्रैल 1948. ठीक है. हु प्रेजेंटेड दैट? उस टाइम इंडस्ट्री मिनिस्टर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी. इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये प्रेजेंट किए. द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पॉलिसी इज दैट इट अशर्ड इंडिया इन द सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. यानी मिक्स्ड इकोनॉमी उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ. लास्ट बेंच, कौन सा इकोनॉमी इंट्रोड्यूस हुआ? व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? हाँ, जो सोशल इकोनॉमिक ना हो.
Next time if I see you talking, then you will be out of the class. Focus. बच्चे नहीं हैं आप जो बार बार बोला जाए बेटा फोकस, बेटा फोकस. यस, यू आर ग्रोन अप नाउ. ठीक है, क्या क्या पॉइंट था? 6 अप्रैल 1948 फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, हु प्रेजेंटेड? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी. थर्ड पॉइंट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी को फोकस किया गया. नेक्स्ट, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948. तो सबसे पहले यहाँ देखिए 4 फोल्ड में क्लासिफाई किया गया इंडस्ट्री. ठीक है, अब ये 4 फोल्ड कौन कौन सा है? फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री? मतलब जो कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली जो जो इंडस्ट्री है, जैसे कि आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट. तो ये इन टाइप के इंडस्ट्री को सिर्फ फोकस करने वाला कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे कोई गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट सेक्टर हस्तक्षेप नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी. ठीक है, फर्स्ट यानी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली. कौन कौन इंडस्ट्री इसमें आ गई? हाँ, एटॉमिक एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट और आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशन. नेक्स्ट वन इज 4 फोल्ड है ना. पहला फोल्ड स्ट्रेटेजिक, सेकंड इज बेसिक एंड की इंडस्ट्री. बेसिक एंड की इंडस्ट्री में 6 इंडस्ट्री आ रहा है. ठीक है, कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट, यानी हेवी इंडस्ट्री जितनी है वो इस कैटेगरी में आ जाए. ठीक है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, manufacture of telephone, telegraph and wireless apparatus, mineral oil were designed as a key industry or basic industry. ठीक है, it was decided that the new industry in this category will henceforth only be set up by central government. However, the existing private sector enterprises were allowed to continue. मतलब कि जो इंडस्ट्री पहले से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही रहने दिया गया, लेकिन कोई न्यू अंडरटेकिंग प्राइवेट सेक्टर अब नहीं खोल सकते इस कैटेगरी में अगर इंडस्ट्री आ रही है तो. अंडरस्टूड? जो पहले से है उसमें इंटरफेयर नहीं की गवर्नमेंट, लेकिन अब जो नई इंडस्ट्री होगी वो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगी. अंडरस्टूड? स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाला कौन? सेकंड को, नो न्यू अंडरटेकिंग शुड बी इन प्राइवेट. ठीक है, यानी पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर. आपके सहूलियत के लिए इस तरीके से आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा है. ठीक है, आपके सहूलियत के लिए जो की पॉइंट है वो हाईलाइट करके यहाँ ब्रैकेट में, यानी आपको इंडस्ट्री का नाम प्लस कौन कंट्रोल कर रहा है ये इट इज रिटन ओवर हियर. हाईलाइटेड भी है, ब्रैकेट में भी है. पहले को पब्लिक सेक्टर, दूसरे को पब्लिक कम प्राइवेट. वाई पब्लिक कम प्राइवेट? क्योंकि पब्लिक प्राइवेट के हाथ में जो पहले से है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन न्यू इंडस्ट्री को अगेन गवर्नमेंट ही करेगी. दैट्स वाई पब्लिक कम प्राइवेट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में देखिए 18 इंडस्ट्री वे केप्ट इन द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कैटेगरी. सच इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में जितना हेवी केमिकल है आपका, सुगर, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, देखिए सबका नाम रखना, याद रखना इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव अगर आ रहा है तो आप 3-4 नाम याद रखिए कि इस कैटेगरी में, एक दो, बाकी 2 तो आपका कम ही है, लेकिन जिस जिस इंडस्ट्री में अब 18 इंडस्ट्री, तो 18 इंडस्ट्री का नाम याद रखना इज नॉट पॉसिबल. 3-4 नाम याद रखिए और डिस्क्रिप्टिव में आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसे तो रफली याद रहेगा ना कि आपका सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है. ठीक है, सो दीज इंडस्ट्री वेयर कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्राइवेट सेक्टर. हाउएवर, central government in consultation with the state government will have general control over them. To make it simplify, कि ठीक है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में तो है, लेकिन यहाँ भी कंट्रोल आपका गवर्नमेंट का ही होगा, इसीलिए लिखा हुआ है कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर. डोंट गेट कंफ्यूज दैट इट विल बी कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर. अंडरस्टूड? डोंट गेट कंफ्यूज, यानी कंफ्यूज मत होइए कि ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगी. इट मीन्स कि आपका कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर है, यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में तो है, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर आपका गवर्नमेंट का ही है. सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल करके उस पर इंप्लीमेंट करें. बात आई समझ? अब बचा लास्ट. अब जब जितना बच रहा है वो प्राइवेट के हाथ में सौंप दिया गया. प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर
कंट्रोल करेगी है, ठीक है, यानी जो बच्चा बच्चा है वो प्राइवेट सेक्टर ले लो, ठीक है। All other industry which were not included in the above mentioned three category were left open for the private sector. However, government could impose controls on these industries also if any of them was not working satisfactory. ठीक है, ये था आपका। तो इतना फीचर जो आप देख रहे हैं, जितना फोर फोल्ड देखिए, उसे क्या समझ में आया? प्राइवेट सेक्टर को क्या इंपॉर्टेंस दिया गया? क्या प्राइवेट सेक्टर को इनकेपेबल माना गया था 1948 के टाइम, 48 या 91 तक इनकेपेबल ही माना गया था। सारा कंट्रोल पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही थी, गवर्नमेंट के हाथ में ही थी, ठीक है। फोर फोल्ड के बाद और कौन कौन सा फीचर था जिस पे फोकस किया गया था? विद दिस पॉलिसी इंडिया असर्ड इनटू द मिक्स्ड इकोनॉमी। ये कहाँ चले गए हम लोग? इसमें अगर नहीं है मेंशन तो ये जान लीजिए। इसके अलावा और कुछ फीचर्स है, जैसे कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उस पर फोकस करने की बात हुई थी यहाँ पे, ठीक है। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन सबको फोकस करने की बात हुई थी। फिर वर्कर्स पार्टिसिपेशन पे भी यहाँ पे फोकस किया गया था। फेयर वेजेस का प्रोविजन था कि लेबरर्स को फेयर वेजेस मिले, ठीक है, किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। वर्कर्स पार्टिसिपेशन पे फोकस किया गया था। ये सारा फीचर्स है आपका 1948 का। ऐड तो किया था, यहाँ देखिए इधर है आपका अदर फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। फोर फोल्ड के अलावा प्रोटेक्ट कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बाय अकॉर्डिंग देम प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात हुई है, सोशल सिक्योरिटी की बात हुई है, ठीक है। अब थोड़ा ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी? व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी? सी सोशल सिक्योरिटी, लिसन एवरीवन, जो लोग आंसर नहीं देने में सबसे आगे रहते हैं। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जब हम काम कर रहे हैं तब तो फेयर वेजेस मिल रहा है, ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो इनकम डेवलप हो रहा है। बट व्हाट इफ कि हमारा फिजिकली हम लोग उतने केपेबल ना हो पाए, फिजिकली यानी कुछ ऐसा हो जाए जो हम काम करने में केपेबल ना हो, उस वक्त के लिए क्या सिक्योरिटी है? लाइक अभी मैं ठीक ठाक हूँ, व्हाट इफ मैं बीमार पड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो सारे केस में बूढ़ी हो गई, उस वक्त क्या होगा? उतना फिजिकली स्ट्रांग हूं नहीं जो मैं डेली आकर के क्लास करूं, या अगर मान लीजिए फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आकर के क्लास ले पाऊं, उस केस में क्या? व्हाट बेनिफिट यू आर गिविंग एट दैट टाइम? यू मतलब एम्प्लॉयर, ठीक है, एज एन एम्प्लॉयर व्हाट बेनिफिट यू आर गिविंग टू योर एम्प्लॉइज जब वो काम करने लायक ना रहे तो वो सब टाइम में जो सिक्योरिटी आप पीएफ हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, ये सारा बेनिफिट जो आप लोग को मिलता है वो सारा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट भी आपका सोशल सिक्योरिटी में ही है, ठीक है। जब कोई भी लेडी मदरहुड में प्रवेश करती है उस टाइम भी वो कैपेबल नहीं है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, ठीक है, उस टाइम सर्टेन बेनिफिट दिया जाता है, सर्टेन लीव दिया जाता है, पेड लीव, ठीक है। वो सारा एक्ट पास हुआ है। एक्ट पास हुआ है कहने का मतलब कि पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो वो आपको इम्पोज किया जा रहा है और कंपल्सन है आपके ऊपर कि आप फॉलो करेंगे उसको, ठीक है। तो सिकनेस बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारा आपका आता है सोशल सिक्योरिटी के, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो अब हो गया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, आप लोग को मर्केंटाइल लॉ है आपके सेकंड सेम में, ठीक है। ये सारा लॉ आप लोगों को पढ़ना है, सारा एक्ट पढ़ना है, फाइन। सेकेंड सेम में मर्केंटाइल लॉ एक आप लोगों का सब्जेक्ट है, उसमें सारा एक्ट पढ़ना है आप लोगों को, ट्रेड यूनियन एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, और बहुत सारा एक्ट है। इसके अलावा ये आपका इधर वाला जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो पढ़ना है, फाइन। सारा लॉ सारा एक्ट आप लोग सेकेंड सेम में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जान लीजिए सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, क्लियर? तो 48 तक ही आज रहने देते हैं, नेक्स्ट 56 हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड प्लीज बी रेडी फॉर द आंसर ऑल्सो सो दैट आई फील मोटिवेटेड टू टीच यू समथिंग, ठीक है। नोट्स अभी भेज, ठीक है, भेज देती हूँ।